हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। जैसे कि आपको पता है 2021-22 में 2 बार आपके अभी तक ऑनलाइन पेपर हुए हैं सीटेट के, और इस बार 2023 के भी जो अभी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें ही आपका ऑनलाइन ही होना है। तो हमें ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना है। इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम 2021 का पेपर देखेंगे, 1 जनवरी 2021 का। जैसे कि आपको पता है कम्प्लीटली आपके 25 से 30 दिन आपके एग्ज़ाम चलते हैं सीटेट के, चाहे 21 वाला हो या 22 वाला हो। तो हम सभी दिनों के एक एक करके पेपर सारे सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे 1 जनवरी 2021 को 1/1/21, मतलब कि 1 जनवरी को हुआ था आपका 2021 को पेपर। वो वाला पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, पेपर 1, जो कि आपका प्राइमरी लेवल का था। इसके बाद भी हम जूनियर वाला भी सॉल्व करेंगे। ऐसे एक एक करके सभी आपको 2021 का सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर 2022 की भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैंने 2022-23 का जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी सारे दिनों के डाल रखे हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, ठीक है। तो आज हम 2021 का पेपर देखेंगे, ऑनलाइन वाला जो आपका हुआ था। तो आपको पता है ऑनलाइन वाले पेपर में आपको PDF तो मिलती नहीं है पेपर का, क्योंकि आपको जब पेपर ऑनलाइन होता है तो आपको पेपर तो वहाँ पर मिलता नहीं है बाई हैंड। आपका ये वेबसाइट पर ही अपलोड करते हैं ऑनलाइन पेपर, तो वहीं से हम आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पहला पेपर CDP के। हम आज 30 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले बाल विकास वाला सेक्शन आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बाल विकास का, जो आपका 1 जनवरी 2021 को पूछा गया था। ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है पेपर बाइलिंगुअल होता है आपका, हिंदी इंग्लिश। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो हिंदी इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको PDF दे दूँगी, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे में, तो आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। आप देख लेना हिंदी इंग्लिश जैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला सॉल्व करा रही हूँ आपको आज। फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको उसी में पढ़ाऊँगी, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप बताना हिंदी में पढ़ाऊँ मैं या इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट से पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल होता है डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, या फिर डेवलपमेंट आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉडल, दोनों होता है। तो आप सभी को पता है डेवलपमेंट कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ना ही यूनिडायमेंशनल होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के आपके विकास होते हैं। और ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी नहीं होता आपका डेवलपमेंट, आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये तीनों तो आपका वैसे हो भी नहीं सकते नियम, ठीक है। आपका 4th ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा दोनों तरफ होता है, इसकी दिशा अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी दोनों होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपसे पूछा गया है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सही है ये आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का विकास आपके सामाजिक पर्यावरण में होता है, ठीक है, सही है। आपसे सही वाला ही ऑप्शन पूछा गया है, तो आप पहला वाला भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हिंदी में था आपका। फिर इंग्लिश में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपसे ये पूछा गया है। तो अडॉप्टेशन होता है, लर्निंग होता है, सोशलाइजेशन होता है, या मैचुरेशन होता है। तो आप सभी को पता है एडॉप्टेशन की प्रक्रिया आपके जीन पियाजे ने दी थी। एडॉप्टेशन तो मतलब एक तरह का एडजस्टमेंट हो जाता है एक नए इन्वायरमेंट में। तो इसका आपके पूर्व निर्धारित रूप से कोई
जो है मतलब नहीं है। लर्निंग आपका सीखना होता है तो ये भी कोई मतलब नहीं है। आनुवांशिक से कोई मतलब नहीं है। सोशलाइजेशन मतलब आप समाज में रहकर सीखते हैं, जो कि आपके वाइगॉस्की सामने दिया था। तो मैचुरेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आप पूर्व निर्धारित चीज़ से कोई चीज़ को सीखते हैं तो मैचुरेशन आपका परिपक्वता से रिलेटेड हो जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, fill in the blanks इज प्राइमरी एंड fill in the blanks इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के आपके प्राथमिक और द्वितीय कारक पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है टेट और सीटेट दोनों एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक सामाजिकरण हमेशा बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है, तो फैमिली आपका प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद ही स्कूल जाता है तो आपका सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा। ठीक है, फैमिली एंड स्कूल, ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मीडिया कभी प्राइमरी होगा नहीं, विद्यालय कभी प्राइमरी नहीं होगा, मीडिया भी प्राइमरी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ही बचता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ने आपके मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस ऑफ 7 to 8 ईयर्स। 7 से 8 साल का बच्चा जो है वो मोरल डिसीजन किस प्रकार से ले पाएगा, उसकी स्टेज पूछी गई। जिससे कि आपको पता है 4 प्रकार की स्टेज आपकी दी हुई थी मोरल डेवलपमेंट के थ्योरी में कोहलबर्ग में, तो उसी में पूछा गया है। लेवल 3 दिए थे आपके उन्होंने, और 4 इसमें 2-2 करके 6 स्टेजेस थी। ठीक है, 3 लेवल में हर एक में 2-2 स्टेजेस आपकी थी, तो आपकी 6 स्टेजेस हो गई थी और 3 लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कौन से स्टेज में आता है। लेवल नहीं पूछा गया, लेवल तो 3 ही थे लेकिन स्टेज 6 थे, तो कौन से स्टेज में आता है ये पूछा गया। अगर 7 से 8 साल का बच्चा है तो सिंपल सी बात है वो आपके पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में आता है। ठीक है, 7 से 8 साल का बच्चा वो सोशल ऑर्डर को कुछ नहीं जानता है। अभी 7 से 8 साल का बच्चा छोटा है, ना सोशल कॉन्टेक्ट के बारे में अपना वो मेंटेन करता है, ना वो अपना यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यूज करेगा। आपको पनिशमेंट और ओबीडियंस के साथ जाना है। आपको मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग की थ्योरी मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिटेल में आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। फिर यही आपका ये हिंदी में हो गया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 साल के बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या कारण हो सकता है। दंड और आज्ञा पालन। जो छोटा बच्चा है वो ये आज्ञा पालन तभी करता है जो है नैतिक निर्णय उस हिसाब से लेता है कि उसको अगर दंड देंगे, उसे पता है अगर मैं जो है अच्छा काम नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, इसीलिए वो आज्ञा का पालन करता है अपने बड़ों का। ठीक है, बस इतना ही उसका मतलब होता है अच्छे काम करने का। बाकी वो कोई समाज की भलाई के लिए नहीं करता, वो सिर्फ डर की वजह से करता है कि अगर मैं गलत फैसला लूँगा तो फिर मुझे दंड मिलेगा, और सही लूँगा, आज्ञा का पालन करूँगा तो मेरी बड़ाई होगी। तो ऐसे ही निर्णय वो लेता है। ठीक, नैतिकता के बारे में बस उतना ही जानता है जो 7 से 8 साल का बच्चा होता है। ये आपके प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 3 तरीके के दिए हुए हैं लेवल कोहलबर्ग ने। आप इसको थ्योरी में टॉपिक में पढ़ सकते हैं चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पियाजे की थ्योरी से दिया हुआ, जीन पियाजे की थ्योरी से जो सीरिएशन जो अपना वो बच्चों जो क्रमबद्धता वाला आता है गुण बच्चे में, वो पूछा गया है किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में सीरिएशन के बारे में बताया हुआ है कि बच्चा क्रमबद्धता सीखता है इस एज में। तो सीरिएशन वर्ड का मतलब क्या है उनके हिसाब से, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ। मतलब कि बच्चा किसी भी हिसाब से उसको क्रम में लगाना सीख। अगर मान लो उसको छोटा बड़ा ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दे दी गई तो उसको एक सीरियल में लगा पाएगा, ये सीरिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर उस बच्चे से कह दिया हमने कि बच्चे इसको लंबाई के आधार पर इन रॉड्स को आप अरेंज करो, तो लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े पर अरेंज कर देगा। आप कहेंगे फिर किसी चीज़ को दे देंगे उसको करने के लिए कि हाँ इसको छोटा बड़ा करके लगा दो सीरियल में, तो वो छोटे से लेकर बड़े में कर देगा। मतलब उसको सिर्फ एक ही चीज़ में कर पाएगा, जो आप बोलेंगे वही उसको सीरियल में लगा पाएगा। बस इसी का इसका मतलब था सीरिएशन, मतलब कि सीरीज़ में लगाना। ठीक है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यही जीन पियाजे ने कहा था, सीरिएशन का मतलब यही था। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, यही आपका क्रमबद्धता का नियम था जो जीन पियाजे ने दिया था। ओके, 7वां क्वेश्चन है आपका, नसीमा
5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ये आपका जीन पियाजे की फिर से पूछा गया है। 5 वर्ष की नसीमा है, उसको ये पता है कि वो कोई मिट्टी है, उसको लंबा कर देती है तो उसका साइज ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो इसके अनुसार उसको कौन सा उसका तर्क हो सकता है इसके पीछे, ये पूछा गया है, जीन पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीयता। ठीक है, सेंट्रेशन, इसको जीन पियाजे ने सेंट्रेशन बोला था। केंद्रीयता मतलब कि वो केवल किसी भी चीज़ के एक ही पक्ष को देख पा रही है। मान लीजिए उस नसीमा से ये कहा गया कि तुम इस मिट्टी का जो चिकनी मिट्टी है इस गोले को दबाकर एक सांप बना सकते हो, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी तो बढ़ी नहीं ना, चिकनी मिट्टी तो उतनी ही रहेगी चाहे आप उसको सांप बना दो या फिर उसको फिर से गोला बना दो। बट उस बात को वो नसीमा नहीं समझ पा रही। उसको ये लगता है कि पहले तो ये छोटा सा गोला था, अब मैंने इसको सांप बना दिया बढ़ा करके, तो ये चिकनी मिट्टी की जो है साइज़ बढ़ गया, चिकनी मिट्टी ज़्यादा हो गई। तो वो केवल एक ही चीज़ को देख पा रही है, उसकी लंबाई को। ठीक है, और सारे प्रॉपर्टीज़ अभी वो नहीं जानती है, तो इसीलिए उसे केंद्रीयता कहा था जीन पियाजे ने कहा था जो बच्चा किसी भी वस्तु के किसी भी चीज़ को एक पक्ष को ही समझ पाता है तो उसे केंद्रीयता कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा मोबाइल सिर्फ अपना कार्टून या फिर कुछ वीडियो देखने के लिए यूज़ करता है, तो उसे ये नहीं पता कि इसमें हम पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और भी सारी चीज़ें यूज़फुल स्टडी के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि सेंट्रेशन होता है उसके अंदर। जो छोटा बच्चा है सिर्फ उसको एक ही यूज उस चीज़ का पता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंट्रेशन का मतलब जीन पियाजे के अनुसार क्या था। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपका। लेव वेगोसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी आपकी दी थी। ठीक, सामाजिक सिद्धांत दिया था। लेव वेगोसी ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलॉन्ग द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने अभी सबसे पहले आपको बता दिया उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। बिहेवियरिज्म तो नहीं दी थी, व्यवहारवादी तो वो थॉर्नडाइक और स्किनर ये सब थे। साइको एनालिटिक आपके जो मनोविश्लेषण दिया था उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। यूनिवर्सलिज्म ये भी नहीं दिया था। सामाजिक संरचना। ठीक है, लेव वेगोसी का नाम आप जहाँ भी सुनिए तुरंत आप सामाजिक अगर वर्ड कहीं दिख जाता है तो बस वही टिक कर दीजिए। ठीक है, लेव वेगोसी मतलब कि सामाजिक सोशियो कल्चर थ्योरी इन्होंने दी थी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वेगोसी टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू सेल्फ। बच्चा खुद से बातें करता है। जब छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा 3-4 साल का, तो वो 2-3 साल का जो छोटा बच्चा होता है तो वो खुद ही अपने आप में कुछ बात करता रहता है। कोई भी कुछ चीज़ खेलता रहता है तो खुद ही करता रहता है, हाँ ये है, ये हो गया, ये मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। तो इस चीज़ को जो है वाइगोस्की ने क्या बोला था, इसको जो बच्चा खुद से बातें करते रहता है छोटा, तो उसे प्राइवेट स्पीच कहा था। ठीक है, प्राइवेट स्पीच नाम का वर्ड दिया था इन्होंने। प्राइवेट स्पीच मतलब था खुद जो है खुद से अपने को बच्चा बातें करता है और खुद से आपको डायरेक्शन देता रहता है कि हाँ मुझे अब ये करना है, ये बॉक्स यहाँ पर रखना है, ऐसे करना है, तो वो खुद में बातें करते रहता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म नहीं इसको कहा था। इसके फोल्डिंग आपके इसे कहते हैं जो किसी को हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस एरिया में आप उस चीज़ को कर सकते हैं, पाड़ जिसे बोलते हैं, पाड़ मतलब किसी को हेल्प करना थोड़ा सा, ये इन्होंने इसके फोल्डिंग बोला था। ये भी वाइगोस्की ने ही दिया था इसके फोल्डिंग, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर प्राइवेट स्पीच के साथ जाएगा, जो बच्चा खुद से बातें करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज आ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा, मैं बता दूं कि आपका प्रगतिशील कक्षा जो है आइडिया किसका था, जॉन डुई के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कही थी सबसे पहले। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, नाम से ही आप समझ जाएंगे, ड्रिल और अभ्यास पर जो ना नहीं, प्रैक्टिस तो नेगेटिव माना जाता है। सीटेट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बहुत सहायता करते हैं। आपने इनको कुछ वर्ड याद कर लिए, उनको पकड़ लिए, तो बस आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं सीटेट में, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगी तो आप उसको देख लेना। ठीक है, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं,
अलगाव नेगेटिव वर्ड है। सहयोगितापूर्ण अधिगम या फिर पुरस्कार और दंड, दंड भी नेगेटिव, दंड तो देना ही नहीं है बच्चे को, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। सीटेट में बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, आप आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे। ओके, सीटेट में बहुत ही स्मार्टली आपको आंसर टिक करना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 11 है आपका, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चा है जो दूसरे के हाव भाव को, इच्छाओं को समझने की योग्यता रखता है, तो यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। मतलब बच्चा दूसरों की इच्छाओं को, मन को समझ लेता है, सामने वाले को समझ लेता है बिना उससे बात किए, तो इसे क्या कहते हैं। ये आपकी जो है हावर्ड गार्डनर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उनके अनुसार बुद्धि जो है टोटल 8 या 9 प्रकार की होती हैं अलग अलग लोगों में, तो उसी में से आपका जो है ये हो गया इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल दूसरों के बारे में आप समझ रहे हैं देखकर, तो इंटरपर्सनल मतलब कि अंतरावैयक्तिक हो जाता है। अगर खुद के अंदर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं अपने अंतरात्मा को, तो अंतःवैयक्तिक हो जाएगा, मतलब कि इंट्रापर्सनल, ठीक है। सेल्फ के लिए यूज होगा तो इंट्रापर्सनल, और दूसरों की इच्छाओं को समझेंगे तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। बाकी स्पेशल होता है जो आप डिस्टेंस को समझ पाएँ, जैसे कि ये आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं जो जगह को देखकर बता देते हैं कि इतनी ही जगह में आपका ये कमरा बनेगा, और सारा कुछ मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड उनको जानकारी होती है, जैसे नेविगेटर वगैरह होते हैं। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस मतलब कि जो पेड़ पौधों के बारे में, कवि लोग होते हैं नेचुरल चीज़ों के बारे में अपनी बुद्धि लगाते हैं, प्राकृतिक के बारे में, ठीक है, प्रकृति के बारे में वो नेचुरल से रिलेटेड इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि बच्चा दूसरों की इच्छा को समझ लेता है, तो आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट लगाना है। ओके, क्लियर। आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर, सारे टॉपिक से यहाँ पर कवर हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़कर जाना है, हर एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन पूछना है सीडीपी में, तो 30 टॉपिक ही होते हैं और 30 क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। और एक एक टॉपिक मैं अपने चैनल पर पढ़ा रखी हूँ आपको, सिंगल वीडियो में आप कोई भी टॉपिक आप पर डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूछा गया है। NEP 2020 हर बार पूछा जाता है, 2021 में NEP 2020 ज़्यादा पूछा गया था, और NCERT 2005 भी, 2022 वाला जो अभी पेपर हुआ था इसमें भी बहुत आया है आपका NEP 2020, ठीक है। NEP 2020 मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या कथन प्रस्तावित है। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है? नहीं, बाधक तो नहीं, अपनी भाषा में सीखना तो अच्छी बात है, यही तो जोर देता है आपका नया शिक्षा नीति, लेकिन ये बाधक है तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं, प्रथम नहीं द्वितीय भाषा, प्रथम तो आपकी मातृभाषा रखना है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ में हो सकता है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, सीखने में बाधा डालता है। तो आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 आपका, जेंडर भूमिकाएं हैं, आपका जेंडर रोल। आपको यहाँ पर 2 वर्ड आपको मिलेंगे, एक तो सेक्स, दूसरा जेंडर, ठीक है। जेंडर आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब कि हमारे समाज ने बनाया है जेंडर को, और सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है जो आपके बर्थ से, आपके जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, ठीक है। तो सेक्स आपका बायोलॉजिकल हो जाएगा और जेंडर आपका सोशल हो जाएगा। तो यहाँ पर जेंडर पूछा गया है तो जेंडर आपके साथ जाएगा लर्नड बिहेवियर, इमिटेड बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन या फिर जेनेटिकली डिटरमाइंड। जेंडर रोल्स क्या होगा, तो जेंडर आपका हो जाएगा अधिग्रहित व्यवहार। अधिग्रहित व्यवहार मतलब कि जो आपके समाज ने बनाया है,
आपने बाद में सीखा है, अपने आप आस पड़ोस को देख के जाना है कि हाँ मतलब कि ये लड़की है तो इसको ऐसा करना है और लड़का है तो उसको ऐसा करना है। लेकिन अब जन्म से आपके बारे में जो है जो डिसाइड करता है वो आपका सेक्स करता है, ठीक है। तो जेंडर के बारे में है तो आपको या तो अधिग्रहित व्यवहार ऑप्शन में रहेगा या फिर आपका समाज से रिलेटेड कुछ ऑप्शन होगा, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो फेल पास नेगेटिव वर्ड होते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते अपने बच्चों को, उनको सब कुछ साथ में लेकर चलना है। तुलना भी आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है। छात्रों की समझ को आंकना, पहले उनको समझ को जानना, फिर उनके अनुसार अपने शिक्षा साथ अपने करिकुलम को चेंज करना, जिससे कि बच्चे को जो है चीज़ें आसान लगे, उनको समझ में आए, ठीक है। हमें बच्चे के अनुसार हमेशा चलना होता है। सीटेट में आपका आंसर वही सही होगा जो बच्चे के हित में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के पहले एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान करना चाहिए? बच्चे को इवैल्यूएशन करना है तो उसके पहले टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, या फिर विशिष्ट छात्रों की अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? तो स्वयं के लिए तो थोड़ी ना, ये तो बच्चों के लिए हमें मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें बच्चों के बारे में सोचना है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? कौन सी विधि यूज करें कि छात्र सबसे ज़्यादा नंबर लाएँ? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस किस बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए? टीचर कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपके आयोग ने दिया था। सीटेट के अनुसार मैं आपको आंसर की बता रही हूँ, जो कि सीटेट ने आंसर की जारी की थी। आंसर की के हिसाब से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर चारों ही सही हैं, ठीक है। टीचर वही विधि अपनाएगा जिससे बच्चे अच्छे नंबर लाएं और चिंतन में मदद करे, सर्वोत्तम तरीका हो और उनके परिणामों का उपयोग कैसे होगा। तो ये चारों ही चीज़ें टीचर को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 16 है आपका, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं इसके लिए क्वेश्चन था, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। इसमें क्या होता है? इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए? नहीं, केवल वर्ड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, केवल सरकारी स्कूलों में थोड़ी ना मिलना चाहिए EWS को। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में नहीं, सिर्फ तो ये नेगेटिव वर्ड है। और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको सबको साथ लेकर चलना है। समावेशी शिक्षा का मतलब है चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल बच्चे हों, सभी को एक साथ एक क्लासरूम में बिठा के पढ़ाना है, यही आपकी समावेशी शिक्षा होती है। तो ये नेगेटिव वर्ड है तो ये भी गलत हो गया। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? नहीं, केवल नहीं, सभी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बच्चे अगर कम भी समझदार हैं तो उनको भी ऐसा माहौल दिया जाए कि वो क्वालिटी एजुकेशन उनको भी मिले, ठीक है। तो हर तरीके के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, यही आपका समावेशी शिक्षा होता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 17वां है, कथन और कारण की क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये देख लेते हैं हमारे असर्शन और रीजनिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बात तो सही लग रही है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताएं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही है? A और R दोनों सही है, या फिर A और R दोनों सही है लेकिन R व्याख्या नहीं करता? A सही है लेकिन R गलत है, A और R दोनों गलत हैं। तो आप बताइए इसमें 17वें का आंसर क्या होगा? तो जैसे कि अभी मैंने बताया, A भी सही है और R भी सही है, ठीक है। क्योंकि पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय जो शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, सही बात है। अगर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझाओ, लेकिन समझाना तो है ही बच्चे को ना, कैसे भी कैसे। और इसका जो है
कथन सही है, उसका कारण भी सही है। कारण इसलिए सही है क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके अनुकूल ही अपनी शिक्षा को देना चाहिए। ठीक है, तो आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 18 हम देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना रखी है, सीटेट एग्जाम सीरीज नामक प्लेलिस्ट में देख लीजिए। उसमें जो जो आपके डिसेबिलिटीज़ पूछी जाती हैं, अधिगम अक्षमता इंपॉर्टेंट जो है आपके 14-15, वो सब कुछ मैंने आपको सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एक वीडियो देखकर आप ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं अपना। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। ध्यान दीजिए, लिखने में उसको दिक्कत होती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ठीक है, वो शब्दों के अक्षर अच्छे से नहीं बना पाती है, उनके बीच में गैप अच्छे से नहीं दे पाती है। ये लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है आपका। तो बताइए, लिखने में दिक्कत हो रही है उसको, तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा? पठन वैकल्य होगा नहीं, डिसलेक्सिया नहीं बोलते हैं इसे। डिसलेक्सिया आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। या फिर रिवर्स ऑर्डर में वो पढ़ता है वर्ड को, मान लो वॉज लिखा है WAS, तो वो पढ़ता है उसको SAW, तो ये डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम हो गई। तो ये तो होगा नहीं। डिसग्राफिया होगा, ग्राफिया अगर लिखने में दिक्कत है उसको तो ग्राफिया। ठीक है, आपको याद रखना, ग्राफ पर हम बनाते हैं ना, कुछ लिखते हैं ग्राफ पे, तो वहीं से आपको याद रखना है डिसग्राफिया आपको लिखने संबंधित अधिगम विकार होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आलेख वैकल्य या फिर डिसग्राफिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सीटेट में क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी लेंदी आते हैं, इसलिए आपको टाइम लगता है वहाँ पर। जल्दी आपको अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तभी वहाँ टाइमली आप 150 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस से भी एक क्वेश्चन आ गया, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे यहाँ पर। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, सबके अंदर अलग क्वालिटीज़, अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो मानकीकृत कभी नहीं उपयोग करना चाहिए, ये आपका थोड़ा सा निगेटिव में यूज होता है, बट आगे और भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ये तो सही लग रहा है। रटन आधारित नहीं, यही गलत हो गया आपका। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। तो इसमें आपको बताइए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपका कौन सा पॉजिटिव आंसर इसमें लग रहा है 19वें में, क्वेश्चन नंबर 19 में? तो पॉजिटिव आंसर तो आपका बस एक ही लग रहा है यहाँ पर, दूसरा। बाकी तो ये सब नेगेटिव वर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्मरण पर बल नहीं देना चाहिए, मानकीकृत वाला नेगेटिव वर्ड है, और इसमें भी रटन आधारित, ये सब नेगेटिव वर्ड आप जैसे ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड का यहाँ पर बहुत खेल होता है सीटेट में। ठीक है, और वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ रही है या फिर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि PYQ अभी बहुत ही कम आपको वीडियोज देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, जो सीटेट का जो ऑनलाइन वाले पेपर के PYQ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे इनकी वैल्यूज़ पता है, इसलिए मैं आपको वही चीज़ कराऊंगी जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ठीक है, और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ऐसे आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस वीडियोज़ की ज़रूरत होगी, जिनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अब सृजनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन आता है, आपके टेट में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपका UP टेट जो आने वाला है उसके मैंने सभी PYQ करा दिए हैं, आप चैनल पर देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? क्रिएटिविटी का मेन जो है प्रॉपर्टीज़ कौन सा होता है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण या फिर अभिसारी चिंतन? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इम्पल्सिवनेस कुछ होता नहीं है यहाँ पर, सेंट्रेशन नहीं होगा। जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो तो बहुत नई चीज़ों को सोचेगा, तो किसी एक चीज़ पे थोड़ी ना वो टिका रहेगा। सेंट्रेशन किसी एक चीज़ पर उसके सोच में नहीं होगा, उसका सोच तो बहुत ही अलग अलग चीज़ों पर जाएगा। तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट तो किसी एक चीज़ पर फोकस करना होता है, लेकिन डाइवर्जेंट का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ वो जो है सोचता है, अपने विचार पकड़ करता है। ठीक है, वो नई चीज़ों पर सोचता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही हमेशा
क्रिएटिविटी से आपसे रिलेटेड होगी, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। छोटे बच्चे सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हैं 21 में। 21 का कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो ये चारों ही सही हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वे एक तरीके से अपने मन में नई नई चीज़ें सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस उनकी बहुत तेज़ होती है, क्यूरोसिटी होती है, जो छोटे बच्चे बहुत होते हैं, तो वो एक्सप्लोर भी करते हैं, कहीं ना कहीं खेल के द्वारा भी सीखते हैं, जो है एक्टिविटी करके भी सीखते हैं क्लास में, और इसके अलावा वो अपने साथ जो बच्चे होते हैं सहपाठियों से भी वो अपने पीयर्स के साथ भी मिलकर कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये चारों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर वही सही होगा। क्वेश्चन 22 है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि कभी कभी जो है हिंदी में कुछ वर्ड आपके गलत दिए रहते हैं, तो इंग्लिश वाला ही आपका, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर है वही आपका मान्य होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको एक बार चेक कर लेना ज़रूर है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन आपका, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई रणनीति क्या होती है? मान लीजिए 10 नंबर का मोबाइल नंबर है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। 3 नंबर पहले याद कर लो, फिर वो 4 नंबर और जो बचे हुए हैं वो याद कर लो, फिर 3 नंबर और याद कर लेना। तो ऐसे करके 10 नंबर पूरे आपको याद हो जाएंगे मोबाइल नंबर, जो टीचर अपने बच्चों से ये कहती है छोटे बच्चों को याद कराने के लिए। तो ये कौन सा मेथड वो अपना रही है? खंडीकरण, कूटलेखन, स्वागीकरण या फिर अनुकूलन? तो हम आपको इंग्लिश में ऑप्शन दिखा देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चंकिंग, इनकोडिंग, एसिमुलेशन या फिर अडाप्टेशन। तो ये एसिमुलेशन अडाप्टेशन तो जीन पियाजे की थ्योरी से डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, चंकिंग और इनकोडिंग से ही होगा। तो बताइए आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका यहाँ पर चंकिंग, खंडीकरण कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है ना। 10 नंबर को पहले 2 नंबर याद करा रही, फिर 3 नंबर याद करा रही, तो वो खंडीकरण कर रही है, तो आपको चंकिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 23 है आपका, 23 वाला भी देख लेते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? सबसे अधिक बल देना चाहिए, कौन सी अधिगम को सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए स्कूलों में? परिवेश से सहभागिता और कौशलों की और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना वाला तो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये होगा नहीं। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण नहीं, सक्रिय अनुकरण होता तो भी सही हो जाता। उद्दीपन, अनुक्रिया संबंधों पर व्यवहार का अनुबंधन, तो इन दोनों में से बताइए कोई एक सही हो सकता है। ऑप्शन 1 या 4, यही दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं आपके 23 का। तो यहाँ पर अगर ज्ञान का अर्जन आ गया तो एक पॉजिटिव वर्ड तो सबसे बड़ा यही है आपका, और सहभागिता, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन के द्वारा नॉलेज एक्वायर करना अच्छा माना जाता है, तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है आपका, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक रचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? इसमें 24 में से पूछा गया है सामाजिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका ये ऑप्शन है। तो सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है। परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी का विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से परिचर्चा करने के लिए कहती है। अरुंधति नए शब्दों को समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। या फिर रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों पर 5 बार लिखने के लिए कहती है। तो इसमें सामाजिक संरचना उपागम कौन से स्टेटमेंट में यूज हो रहा है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जो आपका जो सोशल कंस्ट्रक्टिविट अपना अप्रोच होता है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन का अप्रोच होता है, जिसमें बच्चे खुद से अपना सोच के खुद की थिंकिंग से रिलेटेड
सोचकर अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसे कंस्ट्रक्टिव थ्योरी आपने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन क्लास कैसे कहते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कौन से सेंटेंस में ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आप पर, एक से ज़्यादा आप पर ऑप्शन सही हैं आपके, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। सेकंड में देखो अपने आप वो चूज कर रहा है वैरायटी ऑफ बुक्स के लिए, तो चूज आपका जो है पॉजिटिव वर्ड हो गया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्लास से रिलेटेड। और थर्ड में भी जो है इम्पोर्टेंस दे रहा है कंस्ट्रक्चुअल मटेरियल के लिए, ठीक है, और न्यू वर्ड आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव जो आप कंस्ट्रक्टिव आपका क्लास जो होता है, कंस्ट्रक्टिव क्लास आपने पढ़ा होगा, संरचनात्मक क्लास, तो इसी सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही आपका यहाँ पर मैच करता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन 25 है आपका, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन योर स्टूडेंट। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अपने विद्यार्थियों में डर की भावना प्रदान करते नहीं, समस्या के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर निष्क्रिय रिटर्न वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 या 3 सेकंड या थर्ड में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो 3 इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस करवाएंगे बच्चे से, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। और ये फिक्स्ड, यहाँ पर कोई भी चीज़ अटल तरीके से या फिक्स वाला वर्ड आपको नहीं यूज करना, फिक्स आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसके अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ावा देना है उसको अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। मीनिंगफुल लर्निंग आपके क्लास में कैसे होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो कक्षा में संदर्भ सहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों के विचार के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। रट्टा मारकर नहीं, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए नकल करना नहीं, नकल करना भी नहीं। तो संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, रहित नहीं सहित होना चाहिए, संदर्भ सहित होता तो आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाता, तो यहाँ पर ये भी निगेटिव वर्ड हो गया, संदर्भ रहित तो प्रोत्साहित करना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 है आपका, अगर विद्यार्थी अपने कार्य को सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होगी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। स्टूडेंट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन दे एट्रीब्यूट टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क। तो इसे क्या कहते हैं, शेम कहते हैं, एंगर कहते हैं, प्राइड कहते हैं, एंजाइटी। बच्चा खुद से काम को सीखेगा, अपने खुद से मेहनत करेगा, तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका 27 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये प्राइड, तो वो सही बात है, वो गर्व महसूस करेगा, जब बच्चा खुद से काम करेगा तो वो गर्व महसूस करेगा, ठीक है। 28 देख लेते हैं, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, या फिर यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौका देता है। ये तो नेगेटिव वर्ड लग रहा है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता नहीं, शिक्षक का समय नहीं बचाना है, बच्चों को देखना है कि उसका क्या भला होता है। ये बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो 21 क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चे का भला हो। तो बच्चे का कैसे भला होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच अपनानी चाहिए सिखाने के लिए, जिससे कि बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटी हो। तो 28 का आपका 1 सही हो जाएगा। इससे आप लर्निंग अच्छे से सीख सकते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करके ही आप अपने अधिगम को अच्छा प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। 29 आपसे पूछा गया है, नॉट करेक्ट, नॉट वाला आपको ऑप्शन सही से पढ़ लेना, नहीं वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है आपको बताना है। 29 का ऑप्शन पर यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 ही जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित आपका नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए आपका नेगेटिव ही आंसर भी पूछा गया, तो आपका ऑप्शन 1 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स
व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टेंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड मोटिवेट लर्निंग। रिवार्ड की बात कौन करता है लर्निंग के लिए, तो आप समझ गए होंगे। रिवार्ड और पनिशमेंट की कौन बात करता है, कौन से साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं पढ़ना, व्यवहारवादी लगा देना, बिहेवियरल। जो रिवार्ड पनिशमेंट की बात करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं सीखने के लिए, तो आपके बिहेवियर जो आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव हैं, वो सब आपकी बात करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक नहीं बात करते। कोग्निटिव आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम बात करते हैं कोग्निटिव, अभी जीन पियाजे हो गए। सोशियो कल्चरल आपके वाइगोसी साहब हो गए। तो बिहेवियरल बच्चा, बिहेवियर जो है चेंज करके बच्चे सीखते हैं, ये आपकी व्यवहारवादी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिवार्ड और पनिशमेंट से मोटिवेट होते हैं बच्चे, ये आपसे बोला गया था। तो ये आपका बिहेवियर वाले साइंटिस्ट हो जाएंगे, व्यवहारात्मक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके मैथमेटिक्स के और सारे सब्जेक्ट के पेपर हम 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने यहाँ पर आज बाल विकास के 30 क्वेश्चन पढ़ लिए CTP के, और सीटेट का पेपर काफ़ी अच्छा खासा आता है, तो आप अच्छी प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बच्चे भी हेल्प हो जाए उनकी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।